समय है मार्च सन 1737, जब दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने खुद को एक पेशवा के भय से दिल्ली के लाल किले में स्वयं को 3 दिन तक कैद करके रखा। मैं बात कर रहा हूँ लड़ाकू पेशवा, वह पेशवा जिसके समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। नमस्कार, मैं हूँ BR चौधरी। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। इस पूरी कहानी को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊंगा। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य को बेहतरीन ढंग से समझने के लिए हमने 2 भागों में बांटा। पहला पॉइंट था शिवाजी और शिवाजी के उत्तराधिकारी, जिसमें हमने देखा सीसाराता साहू ट्रिक से सब पढ़े, और दूसरा जो पॉइंट था वो था पेशवाओं का काल। तो आज हम देखेंगे पेशवाओं का काल। तो आइए शुरू करते हैं। जो मराठा साम्राज्य में जो पेशवा थे शिवाजी के अष्ट जो है प्रधान, जिसमें जो पेशवा PM हुआ करते थे, उनका काल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो पेशवाओं के नाम देखते हैं कौन कौन से पेशवा हुए। तो पहला जो पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, जिसका समय है 1713 से 1720। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740। फिर समय आता है बालाजी बाजीराव का, जिसे नाना साहब भी कहते हैं, 1740 से 1761। उसके बाद माधवराव 1761 से 1772। उसके बाद नारायण राव 1772 से 73, 1-1.5 साल शासन रहता है इनका। फिर माधवराव नारायण 74 से 96, और अंतिम पेशवा जिनके समय तृतीय आंगल मराठा युद्ध होता है और 1818 में मराठा साम्राज्य को EIC में विलय कर लिया जाता है। तो अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड 1796 से 1818 इनका समय रहता है। आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखेंगे बालाजी विश्वनाथ। देखिए बालाजी विश्वनाथ साहू के टाइम में, जब छत्रपति साहू हुआ करते थे, साहू जी महाराज 1707 से 1749, उनके समय ये पहले पेशवा है। क्योंकि देखो पेशवाओं में पहला बालाजी विश्वनाथ है, इसलिए इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं कि देखिए 1707 में साहू जी आए और खेड़ा के युद्ध में ताराबाई को पराजित किया और 17 में वो गद्दी पर बैठे। तो अगले ही साल 1708 में जो साहू जी है, उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को सेनाकार्ते का पद दे दिया था, जो बहुत महत्वपूर्ण पद था। हालांकि बालाजी विश्वनाथ है पूर्व में एक राजस्व अधिकारी रह चुके थे, तो प्रशासन का अच्छा खासा उनको नॉलेज था। तो 1708 में साहू ने सेनाकार्ते का जो पद है वो विश्वनाथ को दे दिया, और 1713 के अंदर पेशवा का पद दे दिया बालाजी विश्वनाथ को। अब अपन थोड़ा सा चलते हैं दिल्ली की राजनीति की तरफ। आपको याद होगा दिल्ली में जो मुगल बादशाह 1707 में मृत्यु हो जाती है औरंगजेब की मृत्यु के बाद आगे वाला काल जो मुगल बादशाह होते हैं बेहद कमज़ोर होते हैं, और ये काल हम पढ़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो 1707 से लेकर 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह सेकंड तक चलता है। ये उत्तरवर्ती मुगल काल है। ये उत्तरवर्ती मुगल काल के जितने भी शासक थे वो बेहद कमज़ोर थे बादशाह, क्योंकि इनके समय मुगल दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन चुका था। अलग अलग गुट हुआ करते थे। ईरानी जो है का गुट अलग होता था, तुरानियों का गुट अलग होता था, भारतीय मुसलमान उनका गुट अलग हुआ करते थे। तो ये दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। तो ये शासक बेहद कमज़ोर थे। तो आइए बात करते हैं, उस समय की बात है जब शैद बंधु पावर में आए थे। शैद बंधुओं को भारतीय इतिहास में नरक निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ये शैद बंधु कौन थे? एक का नाम था सैयद हुसैन, एक का नाम था अब्दुल्ला खान। उन्होंने 3-4 मुगल बादशाहों को गद्दी पर बैठाया, उतारा। तो बात है सन 1719 की, जब सैयद हुसैन ने इनसे विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की थी। ये दिल्ली की संधि क्या थी कि जो है फर्रुखशहर को गद्दी से हटाना था। फर्रुखशहर को गद्दी से हटाना था। इसके लिए सैयद बंधुओं को मराठों की सहायता की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सैयद हुसैन ने विश्वनाथ से दिल्ली की संधि की 1719 में। संधि क्या थी? संधि ये थी कि फर्रुखशहर को गद्दी से हटाने के लिए बालाजी विश्वनाथ सहायता करेंगे सैयद हुसैन की। इसके बदले में पेशवाओं को जो है साहू जी को दक्कन के 6 मुगल सूबों में चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। इस संधि के तहत सैयद हुसैन की हेल्प के लिए विश्वनाथ पहली बार दिल्ली सन 1719 में पहुंचते हैं और फर्रुखशहर को गद्दी से उतारा और नया मुगल बादशाह गद्दी पर बैठाया गया हुसैन बंधुओं के द्वारा, शैद बंधुओं के द्वारा, और वो कोई और नहीं, वो थे रफ़ी-उद-दर-जात। तो इस संधि को मान्यता देते हैं। रफ़ी-उद-दर-जात और फर्रुखशहर को हटा दिया गया इस संधि के तहत। और रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठा साम्राज्य का मेग्ना कार्टा कहा है।
और 20 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करते हैं, इसके पुत्र थे जिनका नाम था बाजीराव फर्स्ट। बाजीराव जो फर्स्ट है वो पेशवाओं में इनके समय जो मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इनका थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। वही बाजीराव प्रथम जिनका संबंध अपनी रखेल मस्तानी से था, जिसके कारण पारिवारिक जीवन इनका बेहद तनावपूर्ण रहता था। लेकिन एक दूसरा पक्ष देखें, राजनीतिक जो जीवन में ये बेहद सफल रहे बाजीराव फर्स्ट। तो आइए देखते हैं बाजीराव फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है 1720 से 40, 20 साल उनका टाइम पीरियड रहा। इसे लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार इन्हीं के समय हुआ। संबंध था मस्तानी से। इन्होंने नारा दिया, शाहू के टाइम ये पेशवा थे, उन्हें नारा दिया कि जो मराठा साम्राज्य की जो पताका है वो कटक से अटक, कृष्णा से अटक तक फहराएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि आओ हम सब मिलकर खोखले तने पर प्रहार करें। खोखला तना मतलब मुगल साम्राज्य है ना। आओ हम सब मिलकर खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। मुगलों की एक कमजोरी से भली भांति वाकिफ था, तो मुगलों के लिए उन्होंने ये कहा था। तो इससे प्रभावित होकर शाहू ने कहा कि आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। तो फिर ये क्या करते हैं, बात है सन 1724 की। ये 4 साल बाद ही 24 में उन्होंने पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित किया। निजाम हैदराबाद में रहते थे, तो पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित किया। पराजित करने के बाद इनसे मुंशी शिवगांव की संधि की, और मुंशी शिवगांव संधि के तहत निजाम ने इन लोगों को चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, या चौथ और जो सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। ये बहुत बड़ी जीत थी इनकी। उसके बाद उन्होंने अपने साम्राज्य का कैसे विस्तार किया, हमने पढ़ा कि सर्वाधिक विस्तार हुआ कैसे। उन्होंने मालवा जीत लिया, गुजरात जीत लिया, और बुंदेलखंड का आधा राज्य भी इनको गिफ्ट में मिल गया। ठीक, फिर बात करते हैं सन 1737 मार्च। ये वही समय है जब महाराष्ट्र से शाहू 500 घुड़सवार लेकर राजस्थान के रास्ते, भरतपुर के रास्ते दिल्ली प्रवेश कर जाते हैं और दिल्ली में अपना पड़ाव डाला। जब पता लगा मोहम्मद शाह रंगीला को, तो इस पेशवा के भय से मोहम्मद शाह रंगीला ने खुद को लाल किले में कैद कर लिया। और ये जो सफ़र बहुत लंबा सफ़र था, 14 दिन का सफ़र था, और 14 दिन के सफ़र को जो है बाजीराव फर्स्ट ने अपने 500 घुड़सवारों के साथ मात्र 2 दिन में तय कर लिया। उसके बाद कुछ समय तक वहाँ रुकते हैं, फिर ये राजस्थान के रास्ते से मालवा में आ जाते हैं। और इनका दमन करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने निजाम को भेजा, और निजाम और इनके बीच बाजीराव फर्स्ट के बीच में युद्ध हुआ दिसंबर सन 1737 का भोपाल का युद्ध। इस भोपाल के युद्ध में उन्होंने पुनः निजाम को हरा दिया, और इसके बाद निजाम से यह संधि करता है दुरई सराय या सिरोंज की संधि जनवरी 1938 में। ये बहुत बड़ी जीत थी। इस संधि के बाद इनको मालवा गुजरात मतलब चंबल और नर्मदा के बीच का जो पूरा बेल्ट है, जिन पर मराठों का आधिपत्य हो गया। फिर बात करते हैं इससे जस्ट थोड़ा सा पहले 1731 में इन्हीं के समय वारणा की संधि हुई। वारणा की संधि के तहत यह तय हुआ कि जो शाहू जी है वो सतारा में रहेंगे, और इन मराठों का दूसरा जो सेंटर था वो था कोल्हापुर, जहाँ संभाजी सेकंड रहेंगे, और संभाजी सेकंड ने शाहू जी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने विदेशी ताकत जैसे पुर्तगाली 1739 में उन्होंने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन भी जीत लिया। तो विदेशी जो ताकत थी उनको भी उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। तो आगे बढ़ते हैं। बाजीराव फर्स्ट के बाद फिर हम बात करेंगे बालाजी बाजीराव, जिनका समय है 1740 से 61। इसे नाना साहब भी कहते हैं। 1750 में उन्होंने सांगोला की संधि की राजाराम सेकंड से, और इस सांगोला की संधि के बाद क्या हुआ कि पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और सत्ता पेशवा के हाथ में आ गई, और छत्रपति अब नाम मात्र का छत्रपति रह गया, और पेशवाओं का जो सेंटर था सत्ता का केंद्र वो पूना हो गया। ठीक, 1752 में उन्होंने दिल्ली के मुगल बादशाह, क्योंकि दिल्ली का मुगल बादशाह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था, मराठों की ताकत बढ़ रही थी। 1752 में उन्होंने दिल्ली के बादशाह अहमद शाह से इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने संपूर्ण भारत से, ध्यान से सुनिए, मराठों को संपूर्ण भारत से चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया, और बदले में मुगलों को सैनिक सहायता मतलब दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया। अब पूरे हिंदुस्तान से 1752 में उनको अधिकार मिल गया मराठों को कि पूरे हिंदुस्तान से ये चौथ और सरदेश मुखी वसूलेंगे, बदले में दिल्ली की सुरक्षा करेंगे। अब क्या हुआ, इधर ईरान, ये पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान वाला बेल्ट, उस टाइम ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ ईरान में अहमद शाह अब्दाली लुटेरा,
अब हुआ क्या था कि एम शाह अब्दाली का यहाँ ये बार बार हमला करता था और ये मराठी लोग पूरे हिंदुस्तान को अपना मानते थे, तो ये पंजाब से एम शाह अब्दाली का कोई गवर्नर था, उसको है ना भगा दिया उन्होंने। तब एम शाह अब्दाली पूरी तैयारी के साथ भारत को लूटने के लिए ईरान से चला। कब ये चला? सन जो बात है 1760 के आसपास चला। 1760 के आसपास ईरान से चला, अफगानिस्तान, काबुल से होता हुआ पेशावर, लाहौर, इस रास्ते से भारत में प्रवेश करता है। और ये आ डटा कब? 14 जनवरी 1761, वही पानीपत का मैदान जहां भारत का इतिहास लिखा गया। तो याद रखिए ये जो है 14 जनवरी 1761, हरियाणा में पड़ता है पानीपत का मैदान। 14 जनवरी 1761 में ये पानीपत के मैदान में आ डटा। इधर से जब इनको पता लगा मराठों को कि जब यहाँ से कौन आ रहा है, एम शाह अब्दाली आ रहा है, तो मराठा उस टाइम बालाजी बाजीराव, उन्होंने विश्वासराव और सदाशिवराव, दो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में मराठा बहुत बड़ी मराठा सेना तैयार की और तोपखाना तैयार किया इब्राहिम खां गारदी के नेतृत्व में। और ये बहुत बड़ी सेना लेकर यहाँ राजस्थान, मालवा, गुजरात, राजस्थान के रास्ते से जब जा रहे थे, तो रास्ते में पड़ता है राजस्थान में जाट राज्य है, सूरजमल जहाँ का राजा था भरतपुर राज्य है। तो सूरजमल जो भरतपुर है उस रास्ते से गए थे। सूरजमल ने साथ देने से इसलिए मना कर दिया, सूरजमल इस युद्ध से तटस्थ रहा, क्योंकि मराठा लोगों को कहा कि मराठा जो सैनिक थे अपने परिवार को भी साथ लेके आए थे, महिला और बच्चों को साथ लेके आगे थे। तो सूरजमल ने कहा कि इनको साथ ले जाओगे तो गतिशीलता में कमी आ जाएगी, इनको यहीं छोड़ दो। तो इस बात से इन दोनों के मतभेद हो गए थे। तो सूरजमल इस युद्ध से तटस्थ रहा। बात है सन 1761, 14 जनवरी, पानीपत के मैदान में तीसरा युद्ध होता है। एक तरफ एम शाह अब्दाली और एक तरफ मराठों में सेनापति विश्वासराव और सदाशिवराव भाऊ, और तोपखाना था इब्राहिम खां गारदी के नेतृत्व में। और इधर एम शाह अब्दाली जो कुशल कूटनीतिज्ञ है, जो कुशल सेनापति है और इनके पास अच्छे घुड़सवार है। युद्ध हुआ, युद्ध में मैदान एम शाह अब्दाली के हाथ रहा। एम शाह अब्दाली की जीत हुई, मराठा हार गए। मराठों की इतनी क्षति हुई कि महाराष्ट्र के हर परिवार से किसी न किसी व्यक्ति को इस युद्ध में खोया था। फिर आंखों देखा हाल इस युद्ध का काशीराज पंडित ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल बताया। सूचना, इस युद्ध में सब मराठों की बहुत बड़ी क्षति हुई और इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह तो तय नहीं किया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, लेकिन यह तय कर दिया कि दिल्ली की गद्दी पर कौन नहीं बैठेगा, मतलब मराठा तो नहीं बैठेंगे। सबसे जो बुरी तरीके से, एक तरीके से अपन कह सकते हैं मराठों की हार हो गई, एक तरीके से मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। और फायदा किसको? फायदा हुआ पूर्व में, बंगाल में उस टाइम अंग्रेज आ चुके थे, क्योंकि इससे 4 साल पहले उन्होंने पलासी का युद्ध जीत चुका था। और दक्षिण में हैदर अली का उत्थान हो रहा था, मतलब मैसूर और हैदर अली को नुकसान हुआ। भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजों को नुकसान हुआ। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इनकी हार हो गई और बालाजी बाजीराव को इस युद्ध की सूचना देता है एक व्यापारी। उन्होंने कहा कि 2 सोने की मोहरें लुट गई, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुट गई। सोने चांदी की तो कोई गिनती नहीं है। समझ गया बालाजी बाजीराव। और सदमे से, जनवरी में युद्ध हुआ, सदमे से जून में इनकी क्या हो जाती है? 61 में मृत्यु हो जाती है। ठीक, इस युद्ध में सूरजमल भरतपुर का राजा, जाट राजा तटस्थ रहा, लेकिन घायल मराठा जब वापस आए तो उन्होंने लोहागढ़ के किले में इनको शरण दी, इनका इलाज करवाया और महाराष्ट्र तक सुरक्षित पहुँचाया भी। फिर आगे देखते हैं, बालाजी बाजीराव के बाद नेक्स्ट पेशवा था माधवराव का टाइम पीरियड है 1761 से लेकर 72। कहते हैं अंतिम पेशवा था जो बेहतरीन था, इसलिए याद रखिए 1761 से बेहतर याद रह जाएगा। उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से लाकर वापस दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। उसके बाद नारायण राव जो पेशवा बना, तो इन्हीं के चाचा जो राघोवा ने इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और उसके बाद आगे बैठते हैं माधवराव नारायण। देखो ये माधवराव है, ये नारायण राव, अब मिला दो माधव नारायण, तो माधवराव नारायण। इसके समय ये राघोबा चला गया अंग्रेजों के पास और अंग्रेजों से इसके समय राघोबा ने EIC से 1775 में सूरत की संधि की और उस वजह से ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, वो हम देखेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। फिर अंतिम पेशवा होते हैं बाजीराव सेकंड। समय है 1796 से 1818 तक। और याद रखिए उन्होंने 1802 बाजीराव सेकंड ने क्या किया? अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आपस में मराठों को ही लड़ाया और 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी से बसीन की संधि कर ली। और उसके बाद आपको पता ही है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में स्टार्ट हुआ और फाइनली 1818 में खत्म हो गया। अब अंग्रेज लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? मराठा साम्राज्य को
अपने कंपनी साम्राज्य में मिला लिया और इस बाजीराव सेकंड को दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में कानपुर के पास बिठूर भेज दिया और 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। 40 साल बाद इन्हीं के दत्तक पुत्र नाना साहब ने जब 1857 का विप्लव हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तब कानपुर से विद्रोह के नेता करते हैं, विद्रोह का नेतृत्व करते हैं तांतिया टोपे के साथ। तो देखिए दत्तक पुत्र नाना साहब जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किया और फिर नेपाल चले गए। ये था मराठा पेशवाओं का काल। और इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और रह गया, बात करते हैं ये जो मराठा थे जिसमें मुख्य थे पेशवा, इनको टोटल वो कहते हैं मराठा परिसंघ। पेशवाओं के जो सहयोगी 4 और थे, टोटल ये 5 थे, तो मराठा आगे चलकर 5 भागों में बंट जाते हैं। इनको कहते हैं मराठा राज्य संघ। यहाँ से एक बार कई बार सवाल पूछ लेते हैं सुमेलित करने वालों में। तो जो पेशवा थे उनका सेंटर पूना था, तो याद रखिएगा पी पेशवा पी पूना। होलकर इंदौर में जो थे वो होलकर थे और गायकवाड़ बड़ौदा में, गाय बाड़े में रहती है तो इसलिए याद रखो गायकवाड़ बड़ौदा में थे, सिंधिया ग्वालियर में थे और भोंसले कहाँ हैं, नागपुर में। तो ये मराठा परिसंघ है, इसमें पेशवा मैन है और 4 इनके अंडर में इसके सहयोगी एक तरीके से कह सकते हैं। तो आगे चलकर जो ये 5 भागों में बंट गए थे मराठा। अब मराठों में एक सीरीज, इसी सीरीज का एक जो है क्लास वो रहेगी किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ युद्ध किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के साथ 3 युद्ध किया, प्रथम आंग्ल मराठा, द्वितीय आंग्ल मराठा और तृतीय आंग्ल मराठा। 3 युद्धों के बाद मराठा राज्य को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो किस तरीके से ये लोग मराठा जो साम्राज्य है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता है। धन्यवाद।